हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 45 अबेटमेंट ऑफ अ थिंग इन भारतीय न्याय संहिता। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैं आपके लिए सेक्शन बाय सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता एक्ट ला रहा हूं, जिससे आपको सिंप्लीफाइड एंड इजी वे में ये पूरा एक्ट समझ आ पाए। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज की वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको सेक्शन 45 अबेटमेंट ऑफ अ थिंग डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब ये वाला सेक्शन जो है आपका चैप्टर 4 में दिया हुआ है, जिसमें है ऑफ अबेटमेंट, क्रिमिनल कंस्पिरेसी एंड अटेम्प्ट ऑफ अबेटमेंट। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन में 3 टर्म्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो 3 टर्म्स कौन कौन सी हैं आपकी? पहली टर्म है इंस्टिगेशन, दूसरी है आपकी कंस्पिरेसी, और ये है आपकी लास्ट वाली एड। ठीक है, ये 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को हम सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, इन तीनों टर्म्स को। अब ये 3 स्कूल फ्रेंड्स हैं, ए बी सी हैं आपके, जिसमें बी का क्या होता है, थोड़ा सा ये दोनों को, ए और सी को बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है या फिर बुली कर देता है। ठीक है, तो ए क्या करता है, सी को इंस्टिगेट या फिर सी को भड़काता है कि तुम जो बी की साइकिल है वो तोड़ दो। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस हुआ जिसमें ए ने सी को कुछ कहा कि इसने हमें बहुत परेशान किया है, इसने हमारी इंसल्ट की है, जिसकी वजह से सी ने उसकी साइकिल तोड़ दी, तो उस प्रोसेस को आप इंस्टिगेशन कहते हैं। ठीक है, इंस्टिगेशन का कंसेप्ट हो गया क्लियर कि इंस्टिगेशन क्या होती है। अब नेक्स्ट है आपका कंस्पिरेसी। कंस्पिरेसी क्या होता है? अब कंस्पिरेसी को एक एग्जांपल से समझिए। अब ये 4 फ्रेंड्स हैं आपके, ठीक है, स्कूल में पढ़ते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, अब ये एग्जाम हॉल में जाते हैं और इन्होंने पढ़ा कुछ नहीं होता, तो इसी टेंशन में क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं। प्लान क्या करते हैं कि ए और बी जो है टीचर का माइंड जो है एग्जाम हॉल में डाइवर्ट करेंगे और सी और डी जो आपका चीटिंग कर लेंगे। तो अब इस पूरे प्रोसेस में, जिसमें ए प्लस बी ने एक्चुअल में चीटिंग नहीं की बट सी और डी ने की है, लेकिन वो इन्वॉल्व हुए हैं एक पूरे प्रोसेस में, तो इस प्रोसेस को या फिर जिसमें इन्होंने सोचा है कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, उसको कंस्पिरेसी कहते हैं। ठीक है, आपका इंस्टिगेशन की चीज क्लियर हो गई, कंस्पिरेसी की भी चीज, टॉपिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है आपका एड। एड क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझिए। अब सपोज ये रॉबर्स हैं, ये बैंक में जाते हैं आपका मनी लूटने, तो ये क्या करते हैं कि 2 बंदे आपका लॉकर में घुस जाते हैं और एक किसी सुरंग के थ्रू सारा पैसा अपना सी पार्टनर को दे देते हैं। अब सी पार्टनर चोरी कर लेता है और इन्होंने एक सेट किया होता है ड्राइवर कि तुम बैंक के बाहर वेट करना और हम जैसे ही पैसा लेकर आए तुम गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो जाना। ठीक है, अब इसमें जो ड्राइवर यहाँ पे कर रहा है ना, एक्चुअल में चोरी में वो इन्वॉल्व नहीं है, बट इस पूरे प्रोसेस में उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो ड्राइवर कर रहा है इसको एड कहते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया कंस्पिरेसी क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, और आपका इंस्टिगेशन क्या होता है और एड क्या होता है। ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब हम बेयर एक्ट को समझते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा आसानी होगी उस वाले कंसेप्ट को समझने में। अब ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है पूरा बेयर एक्ट, जिसमें सेक्शन 45 कहता है अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। समझ रहे हैं, एक पर्सन अबेट्स तब करता है जब वो किसी को इंस्टिगेट करे। एग्जाम्पल याद आ रहा होगा मेरा वाला ए बी सी वाला, जिसमें ए ने सी को कहा कि भाई तुम बी की साइकिल तोड़ दो, तो वही प्रोसेस हो गया, इसमें इंस्टिगेट किया है ए ने सी को। ठीक है, नेक्स्ट बी है आपका एंगेज विद वन और मोर पर्सन or persons in any conspiracy of the doing of that thing if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy। ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपने कंस्पिरेसी की उससे एक एक्ट जो है इलीगल ओमिशन होना चाहिए। ठीक है, इलीगल होना चाहिए, वो लीगल नहीं होना चाहिए, तभी वो कंस्पिरेसी कहलाई जाएगी। एंड इन ऑर्डर ऑफ डूइंग दैट थिंग। ठीक है, ये आपका वही ABCD जो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं, जिसमें 4 फ्रेंड्स होते हैं स्कूल में, चीटिंग करते हैं और ए और बी डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये वाला कंस्पिरेसी वाला एक पूरा कंसेप्ट होता है। अब इंटेंशनली एड, वही ड्राइवर वाला एग्जांपल बताया था ना मैंने आपको, यही सेम चीज आप इसमें समझिए। इंटेंशनली एड बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ द थिंग। ठीक है,
कि कौन कौन सा इंसान अबेट करता है, अगर उसने इंस्टिगेट किया हो या फिर किसी कंस्पिरेसी में इन्वॉल्व हुआ हो या फिर उसने इंटेंशनली एड किया हो। अब इसको एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन भी बेयर एक्ट में दिया गया है कि अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ अ मटीरियल फैक्ट which is bound to disclose voluntarily causes or procures or attempts to cause or procure a thing to be done is said to be instigate the doing of that thing। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज ए और बी हैं, बी ने कोई फैक्ट छुपा रखा है या फिर कंसील कर दिया और उस छुपाने की वजह से ए को कोई सर्टेन एक्ट करना पड़ गया। अब यहाँ ने जो बी ने फैक्ट जो है छुपाया है उसकी वजह से ए ने जो गलत किया है उसको बी को गिल्टी प्रूव किया जाएगा और कहा जाएगा कि ही हैज इंस्टिगेटेड द डूइंग ऑफ दैट थिंग। समझ आ गया कि बी ने कोई गलत फैक्ट मतलब सही फैक्ट था जिसको गलत वे में प्रेजेंट कर दिया, उसकी वजह से ए ने कोई रॉन्ग कमिट कर दिया तो उसको बी को कहा जाएगा कि यू हैव इंस्टिगेटेड ए फॉर डूइंग दैट थिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका इलस्ट्रेशन से समझिए, इसको और क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन मतलब एग्जांपल, अ पब्लिक ऑफिसर इज ऑथराइज्ड बाय वारंट फ्रॉम अ कोर्ट to attend Z. B, knowing that fact and also that C is not Z, willfully represents to A that C is Z and thereby intentionally causing A to apprehend C. Here B abets by instigation the apprehension of C. अब इसको ऐसे समझिए, हिंदी में A B C है, सॉरी A है आपका और उसके बाद एप्रीहेंड Z, मतलब कोर्ट ने ए को कहा जो कि पुलिस ऑफिसर है कि भाई Z को पकड़ के लाओ। अब Z की जानकारी B को होती है कि क्या ये Z है, तो A जाता है B से पूछने की क्या ये Z है, तो लेकिन ये कहता है कि नहीं C जो है वो Z है। तो यहाँ जो B ने किया है ना कि पुलिस ऑफिसर को कहा कि C Z है, जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर ने Z को C को पकड़ लिया Z समझते हुए, तो यहाँ पे B का जो एक्ट है वो कहा जाएगा हियर B अबेट्स बाय इंस्टिगेशन द एप्रीहेंशन ऑफ C। समझ आ गया आपको। अब एक्सप्लेनेशन 2 देखिए, whoever either prior to or at the time of commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitates the commission thereof is said to be aid the doing of that act। अब इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, अब सपोज एक घर है, ठीक है, अब घर में क्या होता है कुछ मेंबर्स हैं और एक होता है सर्वेंट। अब सर्वेंट की सेटिंग हो जाती है किसी थीफ से, ठीक है, अब वो क्या कहता है कि सर्वेंट थीफ को कि भाई तुम रात के 12 बजे आना, मैं तुम्हारे लिए गेट खोल के रखूंगी और तुम आके सीधे जो भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं या फिर जो भी वैल्यूबल आइटम्स है घर से चोरी करके ले जाना, और मैं सोने की एक्टिंग स्लीपिंग की एक्टिंग करके नाम मेरे पे नाम आएगा और ना तुम्हें कोई पकड़ पाएगा क्योंकि तुम तो थर्ड पार्टी हो। तो ऐसे केस में जो सर्वेंट कर रहा है ना इज सेड टू एड द डूइंग ऑफ दैट थिंग, मतलब जो थेफ्ट हुआ है उसमें इसका सर्वेंट का एड है। ठीक है, यही चीज आपकी एक्सप्लेनेशन 2 में कही गई है। ठीक है गाइस, समझ आ गया आपको। ये आपका सेक्शन 45 अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, ये है कंसेप्ट और ये बेयर एक्ट कहता है, ये आपका चैप्टर 4 में है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको और भी भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड वीडियोस देखनी है, आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने जनरल एक्सेप्शंस और कुछ और सेक्शंस करवा रखे हैं, आपको वो देख सकते हैं। और आने वाले दिनों में मैं आपको हर एक सेक्शन बेयर एक्ट के थ्रू भारतीय न्याय संहिता का आपके लिए लाता रहूँगा। अभी के लिए आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इस वीडियो सीरीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और आपको कोई और भी टॉपिक जो कि लॉ से रिलेटेड है डिफ़िकल्ट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसकी भी वीडियो आपके लिए सिंप्लीफाइड एंड ईजियर वे में आपके लिए प्रेजेंट करूंगा, जिससे आप अच्छे से उस कंसेप्ट को समझ पाएँ और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो अच्छे से उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।